स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि बेसिक कुर्ती की स्विंग कैसे की जाती है और घर पे ही उसको स्टिच करके आप कैसे रेडी कर सकते हो अपने बेसिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि बेसिक जो कुर्ती होती है उसको कटिंग कैसे किया जाता है। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ उसमें कवर हुआ होगा। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज बात करते हैं कि बेसिक कुर्ती जो हमने कट की थी उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है। उसके आगे हम स्टिचिंग का काम स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपके ये सारे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है और आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लेके रखना होता है यहाँ पे, और आपके पास मैचिंग थ्रेड भी होना चाहिए। नेक को फिनिश करने के लिए आपके पास फ्यूजिंग भी होना चाहिए और कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए आपके पास निडल्स और थ्रेड्स भी होने चाहिए। अगर आपको एडिशनल उसमें एसेसरीज ऐड करनी है तो आपके पास वो भी अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पहले से ही इकट्ठा करके रखेंगे तो एट द टाइम ऑफ स्विंग आप उस काम को जल्दी और टाइमली फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि ये जो मेरी कुर्ती थी जिसे मैंने कट किया था और आपको सिखाया था, उसमें फ्रंट जो नेक है हमारा वो एम्बलिश्ड नेक है, यानी कि उसमें कढ़ाई हुई है, जो मशीन की कढ़ाई है। तो मशीन की कढ़ाई वाले जो फैब्रिक पीसेस आते हैं उसमें नेक काफ़ी ब्रॉड दिया जाता है, जो चौड़ा होता है, और अगर हम एज इट इज़ उसको बनाते हैं तो वो हमारे शोल्डर्स गिरने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर हमारा शोल्डर 12 होगा तो हम उसे नेक जो ब्रॉड हम डीप कट करते हैं वो 6 होना चाहिए, एंड 3 and 3 6 यहाँ पे होना चाहिए। जो आपका शोल्डर होता है जो पूरा का पूरा आप अगर उसे ऐड करोगे तो 12 ही निकल के आता है। बट हम क्या देखते हैं कि उसमें जो बीच का गैप होता है एम्ब्रॉयडरी के बीच में वो 6 से ज़्यादा होता है, तो उसे आप डबल फोल्ड करके 3 पे ही निशान लगाएंगे। जिसे आप उसे ओपन करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि जैसे मैं बता रही हूँ, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, देन आपको वो चीज़ क्लियर होगी कि ऐसी सिचुएशन में हमें नेक को अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग कैसे बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने दोनों अपनी स्लीव्स ले लिए हैं, जिसमें मैंने अपोजिट पार्ट पे टिक कर दिया, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमारा सीधा और उल्टा पल्ला कौन सा है। तो इसमें मैं ना सबसे पहले पाइपिंग लगा रही हूँ, जो बेसिक पाइपिंग होगी हमारी फैब्रिक की नॉर्मल पाइपिंग। उसके लिए मैंने डबल फोल्ड करके डिफरेंट कलर का फैब्रिक रखा और उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से मैं फिनिश कर रही हूँ। पहले आप बाहर की साइड फिनिश करिएगा, उसके बाद अंदर की साइड फिनिश करिएगा। जिससे होता क्या है कि उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और लुक वाइज वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अब मैं यहाँ बिल्कुल किनारी की सिलाई दूंगी, जिसे लब की सिलाई हम बोलते हैं बेसिक लैंग्वेज में। और इस तरीके से देखिए मेरी स्लीव्स में एक नॉर्मल पाइपिंग लग के तैयार हो गई है। इसमें मैंने डबल स्टिच दिए। अब जहाँ हम नेक की बात कर रहे थे, कुछ इस तरीके से हम 3 इंचज़ पे एक मार्क करके और नीचे एक पॉइंटेड टोन बना के इसको फिनिश कर देंगे। अब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो जितना हमारा रिक्वायरमेंट था 6 इंचज़ ब्रॉड नेक, वही हमारा रेडी हो चुका है। अब एक फैब्रिक को आप फ्यूजिंग लगा के रेडी करके रखेंगे, जो आपकी नेक शेप के अकॉर्डिंग ही होगा, और उसको नेक को सीधा करके आपको पिन से अटैच कर देना है। कहीं हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास पिंस नहीं है तो आप सेंटर में एक रफ़ स्टिच देके भी उसको रेडी कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से जो मेरा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है उसके जस्ट किनारे किनारे मैं एक स्टिच दे दूँगी, जिससे मेरे दोनों पल्ले जुड़ रहे हैं। एक बेसिक फैब्रिक जुड़ रहा है और दूसरा जो मैंने फ्यूजिंग का एक फैब्रिक पीस लिया हुआ था वो भी जुड़ रहा है। इस तरीके से मैंने इसे स्टिच करके रेडी कर लिया। एक्स्ट्रा पिंस इनमें से रिमूव कर लीजिए और बीच का जो पार्ट है अब हम इसको कट कर सकते हैं। तो जब हम इसे कट करेंगे तो ये कुछ राउंड शेप में आएगा, जो अगर हम फोल्ड करेंगे एज इट इज़ तो वो अच्छी शेप नहीं देगा। तो इस तरीके से कुछ कट्स आप लगा लीजिए, जिससे कि जब आप फोल्ड करेंगे इसको अपोजिट साइड पे तो वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आप एक टॉप स्टिच दीजिए अंदर वाले फैब्रिक पे, जो आप पट्टी लगा रहे हैं उस पर। उससे नेक फोल्ड करने के बाद उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसे आप स्लो करके स्लो मोशन में देख लीजिएगा, और ये काफ़ी इजी वे होता है नेक को फिनिश करने का, और इससे नेक का जो लुक आता है, जो मेज़रमेंट करने के बाद परफेक्शन आती है, वो काफ़ी अच्छी आती है। देखिए कुछ इस तरीके से ये मेरा नेक रेडी हो गया है। अब इसमें मैं हैंड स्टिच दे सकती हूँ, सेम एज़ आप बैक नेक भी रेडी कर सकते। बैक नेक की आपको ब्रॉडनेस का ध्यान रखना है, जो आपके फ्रंट से ही मैच करती हो। इसे आप सबसे पहले फोल्ड कर लीजिए साइड से, जैसा कि आपने अभी पिक्चर में देखा, और बैक पल्ले को रख के
बैक बॉडी पार्ट को रख के आप बिल्कुल सेंटर से लेके अपने फ्यूजिंग को एंड अपने मेन फैब्रिक को सेंटर से मिला के और पिन से इस तरीके से अटैच कर दीजिए। पिन से सिक्योर करने से आपका शेप ख़राब नहीं होता, आपका मेज़रमेंट नहीं ख़राब होता। और इसी तरीके से फ्यूजिंग के जस्ट किनारे किनारे आप पूरी सिलाई एक लगा दीजिए। ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपकी जो स्टिच है वो फैब्रिक के ऊपर ही रहनी चाहिए, आपको फ्यूजिंग के ऊपर नहीं जानी चाहिए। जब आप इसे फ़ोल्ड करेंगे तो फिर वो अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएगा। अगर फ्यूजिंग के ऊपर स्टिच आपकी जाती है तो वो ईज़िली आप फ़ोल्ड नहीं कर पाएंगे और फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। सेम एज़ जैसे हमने फ्रंट में किया था, बैक का भी हम मिडल पार्ट निकाल देंगे और बीच में छोटे छोटे कट्स देंगे, जिससे कि जब आप इसे अंदर फोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से अंदर फोल्ड हो जाए और अच्छे से फिनिश हो जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट काम होता है हमारा कि हम अपना शोल्डर किस तरीके से जोड़ते हैं। हाँ देखिए, इसमें ये अंदर टॉप स्टिच देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमने फ्रंट में नेक में भी किया था और सेम एज़ हम बैक नेक में भी करेंगे। इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। अगर आप इस स्टिच को नहीं देते हैं तो अगर आप नेक को रेडी करते हैं तो वो आपकी जो फिनिशिंग होती है वो आपके वर्क में दिखाई नहीं देती है। अब बात होती है कि हमें शोल्डर कैसे अटैच करने होते हैं। दोनों के सीधे पल्ले लेके आप एक के ऊपर एक रखेंगे और जो हमारे अंदर के पार्ट्स होते हैं उनको कुछ इस तरीके से आप एक के ऊपर एक करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो अभी आपको ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा, आपको यहाँ बहुत स्लो मोशन में देखना होगा कि मैंने फैब्रिक को किस तरीके से रखा है और कैसे मैंने इसको अटैच किया है। देखिए जैसे मैंने अटैच किया है ये फिनिश बहुत अच्छे से हुआ है। आप इस वीडियो को बैक करके देखिए और फिर इसको ट्राई करिएगा। और इस तरीके से अगर आप अपनी नेक फिनिश करते हैं तो बहुत अच्छे से फिनिश होती है और शोल्डर की जो फिटिंग होती है वो बहुत अच्छे से आती है। अब सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, ये हमारा पार्ट होता है जो हमें स्लीव्स जोड़नी होती हैं। स्लीव्स में मेन होता है कि आपका सेंटर पार्ट हिलना नहीं चाहिए। आपका जो शोल्डर जहाँ जुड़ते हैं जिस सीम पे और आपने स्लीव की जो मिडल में पंच दिया होता है वो पॉइंट आपका एक के ऊपर एक ही आना चाहिए। इस तरीके से आप रख के और इनको जोड़ लीजिए। एक्चुअली स्लीव जोड़ना थोड़ा सा हार्ड टास्क होता है बिकॉज दोनों जो हमारे फैब्रिक की लेयर्स होती हैं उसकी राउंड शेप होती है, वो अपोजिट साइड जा रही होती है। तो यहाँ पे स्लीव जोड़ने के लिए आपको बहुत पेशेंस से काम करना होता है, मशीन को बहुत धीरे धीरे चलाना होता है। अब बारी आती है कि हम अपनी फाइनल फिटिंग कैसे देंगे। एक के ऊपर एक इस तरीके से आप पल्ले को रख लीजिए। ये मेरी जो मेज़रमेंट्स हैं इसके अकॉर्डिंग मुझे अब मार्किंग देनी है, फाइनल मार्किंग, जिससे कि मैं इसे एक रिक्वायर्ड फिटिंग दे सकूं जो मेरे कस्टमर की रिक्वायर्ड फिटिंग थी। देखिए इस तरीके से आप सेंटर से मार्किंग करिए। ये मेरा सजेशन है कि आप सेंटर से मार्किंग करिए। सेम मैंने बस्ट पे ही सेंटर से मार्किंग दिया है, ऐसे ही मैंने वेस्ट पे दिया है। इसी तरीके से मैं हिप पे भी सेंटर से मार्किंग दे रही हूँ। और देखिए यहाँ ना हमें पॉइंटेड मार्क नहीं देना होता है, हमें राउंड मार्क देना होता है बस्ट पे भी और वेस्ट पे भी। हाँ पॉइंटेड आप हिप पे रख सकते हैं बिकॉज हिप के नीचे कोई दूसरी स्टिच नहीं होती है। यहाँ से हम ओपन करते हैं कुर्ती को, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में चाक बोलते हैं। आप यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लीजिए, जो आपको स्टिच करते टाइम बहुत हेल्पफुल रहता है। और एज़ इट इज़ जैसे हमने मार्किंग किया था बॉडी पार्ट पे, इसी तरीके से हम स्लीव पार्ट पे भी मार्किंग करेंगे और स्टिच दे देंगे। स्टिच देने के बाद देखिए ये मैंने दोनों चाक जो हैं इस पे पिन्स लगा के इसको रेडी कर लिया है। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया कि हम कुर्ती को किस तरह से स्टिच करेंगे, आई होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत छोटा छोटा वर्क होता है जो एग्जैक्टली एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। बट हाँ, अगर आप स्टिचिंग करना चाहते हैं, उसे लर्न करना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं और कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप इतना भी अगर ट्राई करेंगे तो आपको आगे के आइडियाज़ खुद ही आने लगेंगे। बेसिकली ये ना एक क्रिएटिव वर्क होता है, प्रैक्टिस मांगता है। तो अगर आप इसको करेंगे तो आपके आइडियाज़ आपको पता चलेंगे कि मुझे इसमें क्या ऐड ऑन करना है, क्या नहीं करना है। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप इनको देखिए और कोशिश करिए, इससे आप कटिंग सीखिए, इससे आप स्टिचिंग सीखिए, थोड़ा सा स्लो मोशन में वीडियोस को लेके चलिए और आई थिंक आपको इसमें काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है। तो इसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई क्वेरी आती है या कोई कंफ्यूजन आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं उस पर स्पेशल वीडियोस बना के अपलोड करूँगी सो दैट कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट आप उठाएं तो वो कंप्लीट कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मैंने अपने 3 गारमेंट्स आपको बता दिए हैं
जो बेसिक हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमने एक लाइनिंग का ब्लाउज़ लिया था, जो बेसिक ब्लाउज़ था उसमें मैंने नेक के साथ थोड़ा डिज़ाइन ऐड किया था। फिर हमने एक शलवार कंप्लीट की है, उसके बाद हमने एक बेसिक कुर्ता कंप्लीट किया है। तो यहाँ तक आपको मेरे सीरीज़ ये कैसे लग रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन बच्चों के साथ जो फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, गारमेंट्स में कुछ करना चाहते हैं। और मेरी लर्निंग सीरीज़ में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।